Hello guys, I will discuss anthropology with you. हम एंथ्रोपोलॉजी की जनरल डिस्कशन करते हैं। हम फ्री फ्लो में थॉट्स डिस्कस करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, तो ताकि एक स्टोरी की फॉर्म में मैं आपको एंथ्रोपोलॉजी समझाता हूँ। तो एंथ्रोपोलॉजी हमने जो वीडियो बनाया था लास्ट, वो वीडियो हमने फोकस किया था बायो जो ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया पे। और हमने डिस्कस किया था बायो जेनेटिक वेरिएबिलिटी। उसमें हमने कुछ प्री हिस्टोरिक कल्चर्स को भी डिस्कस किया था, प्रोटो हिस्टोरिक कल्चर्स को भी डिस्कस किया था। तो that's all that I discussed with you in the recent video, last video. Uh, Now we will also discuss the other things of the topics. We will go into detail and have an overview of the different topics of the anthropology. You got my point? So एंथ्रोपोलॉजी को समझने के लिए तो अभी हम देखते हैं बेसिकली, अगर हम जो फॉसिल्स एविडेंस मिले हैं हमें डिफरेंट डिफरेंट एरिया से, तो जैसे क्रो मैग्नोन मैन है, ग्रीमाल्डी है, चांसलेड है। तो क्रो मैग्नोन हमें फ्रांस में एक क्रो मैग्नोन जगह है, रॉक शेल्टर है, वहां से हमें क्रो मैग्नोन का हमें मिला। ग्रिमाल्डी इटली में मिला, ग्रिमाल्डी केव्स है इटली में, वहां से हमें जो असल से में मिला उसको नाम दे दिया ग्रिमाल्डी मैन। तो चांसलेट मैन फ्रांस में मिला, चांसलेट जगह है वहां से मिला। तो ये जो है हम देखते हैं कि किस तरह से क्वांटिन्यूटी है, क्वांटिनम है, फाइलोजेनेटिक क्वांटिनम जिसको हम बोलते हैं। ये है क्या बेसिकली? होमो ऑस्ट्रालोपिथिकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स, होमो सैपियंस, ये एक फाइलोजेनेटिक क्वांटिनिटी को ये बताता है। तो किस तरह से बाइपेटलिज्म का डेवलपमेंट हुआ, ब्रेन का डेवलपमेंट हुआ, टूल मेकिंग की गई, कल्चर जो था वो सोफिस्टिकेशन हुआ। तो ठीक है, तो जर्नी जो थी, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आप ब्रॉडली क्या चीजें देखते हो। यहाँ पे आपको सिर्फ बायोलॉजिकली ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई दिख रही है, साथ साथ में आप कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी देखते हो, इंटेलिजेंस बढ़ती है, कल्चर की एवोल्यूशन आप देखते हो। ओके, तो हमें एंसेस्ट्री को एंशिएंट एंसेस्ट्री को समझने के लिए हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। कारण यही है, हमारा मकसद है इकोलॉजिकली अडेप्टेशन। एंसेस्ट्री पढ़ते हैं, एंशिएंट एंसेस्ट्री को डिकोड करते हैं। डिफरेंट जो हमें सैपियंस मिले हैं अलग अलग रीजन से, तो
अब ये इनका कल्चर की बात करें तो अपर पैलेolithic पीरियड का कल्चर इनसे बिलोंग करता है। तो उस टाइम पे मैंने बताया आपको अपर पैलेolithic पीरियड में एमरजेंस हुआ होमो सैपियंस का। तो उस टाइम पे ब्लेड के टूल्स बनाए जाते थे। हंटिंग गैदरिंग ही करता था इंसान। तो इस टाइम पीरियड में तो नोमैडिक लाइफ ही थी। इस टाइम पीरियड में फूड गैदरिंग ही करता था। तो मैगडालिनियन कल्चर भी कहते हैं और इग्नेशियन कल्चर भी कहते हैं इसको। ओके, आप देखते हो रोडिशियन मैन जो है इसकी डिस्कवरी जो थी ब्रोकन हिल था जाम्बिया में। वहां पे जो ये बेसिकली होमो सैपियंस और होमो इरेक्टस के बीच का ये इंटरमीडिएट फेज था। तो है ना, तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है इसकी, सेंट्रल अफ्रीका साउथ अफ्रीका में ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं हम प्रोडिशियन मैन की। तो अब इनमें देखा जाए कि ब्रो रिजेस जो थी लार्ज थी, फेस ब्रॉड था। तो निएंडरथल मैन्स होमो निएंडरथालेंसिस हैं। तो तो जो होमो सैपियंस हैं वो डिसेंडेंट है निएंडरथल मैन के होमो हाइडरबर जेनेसिस के। तो कल्चर कौन सा था, हम कल्चर की बात करें तो मिडिल पैलेolithic पीरियड की बात करते हैं। तो इसमें कल्चर हमने डिस्कस किया मोस्टीरियन स्टोन टूल इंडस्ट्री थी। ब्रो रिजेस जो थी हैवी थी। स्कल जो था नोज नाच था। और ये निएंडरथल मैन की बॉडी कैसी होगी, क्योंकि ये कोल्ड क्लाइमेट में अडेप्टेशन थी तो स्टॉकी बॉडी थी, इनकी शॉर्ट थी और स्टॉकी बॉडी थी। तो निएंडरथल मैन का बिहेवियर से हम ये पता करते हैं कि जो इसका जो बुरियल था वो प्रैक्टिसेस जो थी वो स्टार्ट हुई थी निएंडरथल मैन से। तो इसकी बॉडी जो थी स्टॉकी थी, शॉर्ट थी, प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस था। तो लो नोज जो था इनका लार्ज था, है ना। अपने नोज के बारे में बता देना है, अपने सुप्रा ऑर्बिटल टॉरस के बारे में बता देना है। तो साइट्स इसकी बात करें क्लासिकल निएंडरथल्स फ्रांस में इसकी साइट्स थी। तो क्लासिकल जो था ये रॉबस्ट था, हैवी बिल्ट था। तो प्रोग्रेसिव निएंडरथल्स में पैलेस्टीन में मिला। तो ये ग्रसाइल था, फोरहेड इसका बड़ा था। ओके, तो यूरोप में इसके हमें मिलते हैं। तो इज़राइल में मिलते हैं, पैलेस्टीन में मिलते हैं, वेस्ट एशिया में मिलते हैं, नियर ईस्ट वेस्टर्न एशिया, नियर ईस्ट, मिडल ईस्ट जिसको हम बोलते हैं, वहाँ पे इनके रिमेन्स हमें मिलते हैं। यूरोप में मिले हैं इनके, जैसे साउथ अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका में रोबिडिशियन मैन के मिले हैं। फ्रांस में मिले हैं हमें होमोसैपियन से। थ्रू आउट वर्ल्ड इनका स्प्रेड था, यूरोप में था। तो फिर इसके बाद ये देखा जाए तो निएंडरथल मैन जो हैं ये इनकी बॉडी शॉर्ट थी, स्टॉकी थी। तो दो स्पीसीज थे इसके, एक तो हमें मिला फ्रांस में और एक हमें याद है मेरे को एक फ्रांस से मिला और एक इसराइल से मिला था, वेस्ट एशिया से। और ईस्ट तो हैवी बिल्ट थे।
नियर ईस्ट ईस्ट, तो नियंडरथल्स हैं। तो होमो इरेक्टस की बात करें, होमो इरेक्टस अफ्रीकैनस, होमो इरेक्टस जावानिकस, होमो इरेक्टस पैकिनेंसिस, जाओ-खाडियन साइट थी। होमो इरेक्टस जावानिकस जावा में साइट थी। होमो इरेक्टस अफ्रीकैनस हैं। ओल्डोवाई जॉर्ज, कोबीफोरा, होमो इरेक्टस हाइडेलबर्जियनेसिस है। तो जर्मन स्पीसीज निएंडरथल्स स्पीसीज हमें कहाँ कहाँ मिले हैं वो मैंने बताया। अब जैसे हम रेक्टस है, पैकिंग मैन जाओ खाडियन साइट है वहां से मिला है। उसके बाद जो जावा से हमें होमो इरेक्टस जावानिकस स्पीसीज मिला है। हमें क्या बोलते हैं उसको, एक और जो था अफ्रीका से हमें मिला है, ओल्ड वाई जोर से, कोबी फोरा से, पैरेंथ्रोपस होमो इरेक्टस का ही स्पीसीज है। तो क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी 1850 से लेके 1250 सीसी तक। चिन जो थी नहीं थी, प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस था, फुली फुली इरेक्ट था पोस्चर, लॉन्ग लेग्स थे, शॉर्ट आर्म्स थे, ग्रुप में हंटिंग करते थे, फायर के एविडेंसेस मिले हैं। होमो इरेक्टस एचुलियन कल्चर से बिलोंग करते हैं या फिर लोअर पैलेolithic पीरियड से बिलोंग करते हैं। एबिविलियन एंड एचुलियन स्टोन टूल इंडस्ट्री थी। उसके बाद जब मोस्टीरियन स्टोन टूल इंडस्ट्री आई निएंडरथल्स के टाइम, एंड उसके बाद मैग्डालिनियन और इग्नेशियन स्टोन टूल इंडस्ट्री जो थी वो फ्लोरिश की थी होमोसैपियंस के टाइम। तो साउथ अफ्रीका से, ईस्ट अफ्रीका से, पैलेस्टीन से, इसराइल से, फ्रांस से, फिर अफ्रीका से, अलग अलग रीजन से इनकी फॉसिल्स मिले हैं। इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फाइलोजेनेटिक कॉन्टिन्यूटी का पता चलता है जब हम ये सारे जो है एक में पढ़ते हैं। तो ये एंसेस्टर था होमो इरेक्टस, हैंड एक्सी का ट्रेडिशन था। प्लायोप्लिस्टोसिन होमिनिड्स इन साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका की बात करें तो ये आप देखेंगे कि ये थे 4.5 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 1.2 मिलियन ईयर्स अगो तक ये रहे। होमो इरेक्टस की बात करें 5 लाख साल से लेके 10,000 तक हमारा लोअर पैरेंटल पीरियड रहा। तो ये पीरियड तो मैच करना चाहिए था। ओके, तो अब देखेंगे तो इनका भी बाईपेडल लोकोमोशन था। तो पेल्विस एंड जो फ्यूमर था वो अडेप्टर था अपराइट वॉकिंग के लिए, है ना। तो टीथ्स जो थे, ब्रेन इनका स्मॉल था, टीथ्स जो थे ह्यूमन की तरह थे। तो प्रोग्नाथस फेस था, प्रिमिटिव टूल्स का इस्तेमाल करते थे। अस्ट्रालोपिथिकस, अफ्रीकानस, पैरांथ्रोपस, रोबोइसी, रोबस्टस हैं। तो आप देखेंगे कि
तो सैजिटल क्रस्ट इनमें प्रेजेंट था। स्टालोपिथिकस एफरेंसिस को हम लूसी कहते हैं, याद रखना, लूसी। स्टालोपिथिकस अफ्रीकैनस को हम टोंग चाइल्ड कहते हैं। स्टालोपिथिकस एफरेंसिस अफ्रीकैनस टोंग चाइल्ड या फिर लूसी कहते हैं। साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका में थे ये। तो ये देखा जाए कि स्टालोपिथिकस है क्या, बेसिकली हमें ये ट्रांजिशन लगते हैं एप से और ह्यूमंस में। तो आप देखेंगे कि हमें ह्यूमन एवोल्यूशन को हमने करने के लिए तो हमने कल्चर को डिवाइड किया था डिफरेंट कंपोनेंट्स में। हमने डिस्कवरी की थी, फॉसिल डिस्कवरी की थी कि किस तरह से हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो आगे मॉडर्न ह्यूमंस बीइंग में। तो 5 मिलियन ईयर्स जो जर्नी है तो अफ्रीका से स्टार्ट हुई थी। बहुत सारे इंटरमीडिएट स्पीसीज आए, चेंजेस आई, टूल यूज में चेंजेस आया, क्रेनियल कैपेसिटी में चेंज आई, डेंटिशन में चेंजेस आई। तो आप देखोगे कि तो आप मोसाइक एवोल्यूशन का ये बेसिकली पैटर्न दिखता है यहाँ पे, मोसाइक एवोल्यूशन। तो एडेप्टिव डाइवर्सिफिकेशन भी दिखती है यहाँ पे। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिकल एडेप्टेशन थी इन फॉसिल्स की। साथ में ये सैजिटल क्रस्ट था, इनमें लीनियर सीरा प्रेजेंट था, मॉइस्टॉइड प्रोसेस। ओके, ये चीजें थी। तो अब देखा जाए तो होमो इरेक्टस है, स्टालोपिथिकस है, होमो इरेक्टस है, तो इनमें ये देखना है, स्टडी करना है। तो आप देखोगे कि हम जर्नी को स्टडी करते हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन की जर्नी को स्टडी करने के लिए जब अस्ट्रालोपिथिकस आए हमें, तो ये अस्ट्रालोपिथिकस जो थे ये ट्रांजिशन था एप और ह्यूमंस के बीच में। उसके बाद फिर होमो इरेक्टस आते हैं, फिर होमो इरेक्टस आता है, निएंडरथल्स आता है, रोडेशियन मैन आता है, जाम्बिया में इनका स्कल मिला था। जो स्टालोपिथिकस एफरेंसिस है उसको हम लूसी बोलते हैं। तो जो स्टालोपिथिकस अफ्रीकानस है उसको हम टोंग चाइल्ड बोलते हैं। तो इनका सैजिटल क्रस्ट इनमें था, सुप्रा प्रोमिनेंट ब्रो रिजेस थी, चिन नहीं था, है ना, हैवी मैंडिबल्स थे, लार्ज टीथ एंड कैनाइनीज थी। तो ये एप लाइक फीचर्स भी थे, ह्यूमन लाइक फीचर्स भी थे, बाई पेडलिस्ट ये थे। लेग्स इनकी लॉन्गर थी, आर्म्स इनकी शॉर्टर थी। ये होमो इरेक्टस में लिखना है आपने। तो अब ये एक ह्यूमन एवोल्यूशन को अगर आप स्टडी करते हो तो हमने प्री हिस्टोरिक कल्चर स्टडी किया, हमने फॉसिल्स की डिस्कवरीज हमने स्टडी की। इससे हम ह्यूमन एवोल्यूशन को समझते हैं, इकोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, कल्चर एवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे कैसे कल्चर का ग्रो हुआ। तो फिर उसमें ट्राइबल सिचुएशन क्या थी इंडिया में, कैसे कहाँ कहाँ वो रहे, क्या उनकी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स थी, सोशल करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ब्लड ग्रुप्स वेरिएबिलिटी, बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स क्या थी, जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स क्या थी।
ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ थी, तो साइट्स कौन कौन सी मिली, तो ये साइट्स टाइम पीरियड का आपको पता होना जरूरी है। तो लाइफ कब स्टार्ट हुई इसका पता होना जरूरी है। तो आप जब ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ते हैं तो इन चीजों को आपने अंडरस्टैंड करना ही है, समझना ही है। तो जब हम तो डोलोस का रूल्स आपको मैंने बताया था एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में कि होता क्या है डोल्स रूल में, कि जो एवोल्यूशन होती है वो इरिवर्सिबल होती है। अगर एवोल्यूशन हो जाए स्पीसीज में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, अगर उसमें कुछ चेंजेस आ जाती हैं, कोई ऑर्गन्स वो छोड़ देता है, ऑर्गन्स कोई डिसअपियर हो जाता है, तो फिर से वो कभी भी कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में वो ऑर्गन दोबारा से अपीयर नहीं होगा। या कोई स्ट्रक्चर कोई बॉडी का वो लॉस किया है या फंक्शन कोई खोया है एवोल्यूशन में, तो वो फिर से वो रिटर्न नहीं होता। ठीक है। तो तो कॉप्स रूल की बात करें तो बॉडी में एवोल्यूशन के कोर्स में टेंडेंसी होती है कि बॉडी के साइज को इंक्रीज हो जाए। तो गॉस रूल की बात हम करें, इसमें हम होता है कि रिसोर्सेज जब लिमिटेड हो तो कंपटीशन होता है, तो जो फिट होता है वो सरवाइव करता है। गॉस रूल, कॉप्स रूल, डोलोस रूल, कॉप्स रूल, गॉस रूल, पैरेललिज्म का मतलब होता है कि तो पैरेललिज्म में एक कॉमन एंसेस्टर है। ओके। जैसे ओल्ड वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड मंकी है तो सिमिलर ट्रेड्स अगर उनमें आए जाएं कोर्स ऑफ एवोल्यूशन में, तो उसको हम बोलते हैं पैरेललिज्म। कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि अनरिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें एवोल्यूशन हो जाती है और वो एक जैसे फीचर्स को अडॉप्ट करते हैं क्योंकि सिमिलर इन्वायरमेंटल प्रेशर्स होता है। जैसे बैट्स हैं, बर्ड्स हैं, तो विंग्स ऑफ बैट्स आ गए, बर्ड्स में आ गए विंग्स, इंसेक्ट्स में आ गए। तो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अडेप्टिव रेडिएशन की बात करें एक सिंगल स्पीसीज की बड़ी सारी फॉर्म्स का बन जाना उसको हम बोलते हैं अडेप्टिव रेडिएशन। मोसाइक एवोल्यूशन जो है वो हम देखते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स जो हैं ऑर्गेनिज्म जो हैं इवॉल्व करते हैं डिफरेंट रेट्स और टाइम्स में। जैसे लार्ज ब्रेन साइज बाद में आया, बाइपेडलिज्म पहले आया। तो मोसाइक एवोल्यूशन आप कोर्स ऑफ जो फॉसिल डिस्कवरीज हैं वहां पे भी आप देखते हैं अडेप्टिव रेडिएशन भी देखने को मिलता है। तो एक स्पीसीज की डाइवर्सिफिकेशन हो जाती है डिफरेंट फॉर्म्स में, क्योंकि वो अलग अलग डिफरेंट इकोलॉजिकल निश या एनवायरमेंट्स में होने की वजह से। जैसे डार्विन्स की जो फिंचेस थी गैलापेगस में। ओके। तो आप देखें कि एवोल्यूशनरी थ्योरीज में लमार्क की थ्योरीज जे बी लमार्क ने दी थी। इसमें इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की बात की, कैसे कैरेक्टर्स जो है वो इनहेरिट होते हैं। कोई डार्विनिज्म में बताया था नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन को बताया था। म्यूटेशन थ्योरी में ह्यूगो डी वरीज ने दी, सडन लार्ज म्यूटेशन है। सिंथेटिक थ्योरी हक्सले है, मायर है, जेनेटिक्स और नेचुरल सिलेक्शन को इंटीग्रेट किया, ये एक्सेप्टेड है। तो ये बेसिकली तो इसमें आप देखोगे एवोल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर एप से ह्यूमन में ट्रांजिशन हुई, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है। इसमें प्ले होता है, नेचुरल सिलेक्शन इसमें ऑपरेट होता है, इसमें जेनेटिक वेरिएशन इसमें आती है, इकोलॉजिकल अडेप्टेशन इसमें रोल प्ले करती है। जैसे निएंडरथल्स की बॉडी जो थी स्टॉकी थी, शॉर्ट थी, तो नेचुरल सिलेक्शन इसमें रोल प्ले करता है। इसमें
आप देखोगे कि एवोल्यूशन में आप देखोगे कि जो सिंथेटिक थ्योरी है तो ये मॉडर्न थ्योरी है। ठीक है, तो अब देखा जाए कि पैटर्न्स हमें दिखते हैं, पैरेललिज्म, कन्वर्जेंस, रेडिएशन, ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में, ये पढ़ते हैं हम। तो तो चार्ल्स डार्विन को और मेंडल के जेनेटिक्स को इंटीग्रेट करके जूलियन हैक्सले, अर्नस्ट मायर, जीवल राइट, तो इसमें जो मेजर कॉन्सेप्ट्स कुछ जो हुए थे वो आए थे, जीन म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन कैसे होती है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैसे होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे होती है, जीन फ्लो, आइसोलेशन। तो इससे क्या होता है, जब ज्योग्राफिक आइसोलेशन हो, बैरियर्स हो, तो क्या होता है, वो एक वेरिएबिलिटी उसमें हो जाती है, स्पीसिएशन हो जाती है, स्पीसिएशंस बन जाती हैं। जीन फ्लो का मतलब हो गया कि जीन्स का मूवमेंट हो जाना जब इन ब्रीडिंग हो। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है कि कुछ रैंडम चेंज आ जाना जीन फ्रीक्वेंसी से। कुछ आप देखोगे कि स्मॉल पॉपुलेशन में होता है जी। नेचुरल सिलेक्शन को हमने एक्सप्लेन किया कि जो जीन्स जो है, जो फेवरेबल है, उसको प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी आ जाती है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन में वेरिएबिलिटी आ जाती है। तो एवोल्यूशन में आप देखोगे कि इसमें बड़ा कुछ हमने देखा। सिंथेटिक थ्योरी है, नियो डार्विनिज्म थ्योरी है, 1930-1940 के दशक में आई। सडन चेंजेस आ जाते हैं, हेरिटेबल चेंजेस आ जाते हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी। तो आप डार्विन्स की थ्योरी की बात करें, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने दी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने कहा कि वेरिएशन ही कारण है कि ओवर प्रोडक्शन करते हैं। तो वेरिएशंस होती हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स में, वेरिएशंस होती हैं। हर कोई स्ट्रगल करता है एग्जिस्टेंस के लिए। तो जिसमें फेवरेबल वेरिएशंस आए, वेरिएशंस तो आती हैं सभी में, और जिसमें फेवरेबल वेरिएशंस आए वो उसमें नेचुरल सिलेक्शन रोल प्ले करती है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कॉइन किया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो अब होता क्या है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज क्या होता है कि जब आप स्पीसिएशन हो जाते हैं, न्यू स्पीसीज बन जाते हैं, उसमें होता क्या है कि नया स्पीसीज का ओरिजिनेशन हो जाता है। वो होता कारण क्या है, जब फेवरेबल वेरिएशंस हो। वेरिएशंस तो जो है वो होनी ही होनी है, स्पीसिएशन तो होनी ही होनी है, वेरिएबिलिटी तो होनी ही होनी है। तो वेरिएशन जो फेवरेबल हो वो सिलेक्ट हो जाते हैं। और जब फेवरेबल वेरिएशंस की अकुमुलेशन हो जाए तो न्यू स्पीसीज बन जाते हैं। इन्होंने कहा कि ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आपको दिखती हैं, और वेरिएशंस कुछ जो फेवरेबल होती हैं वो फेवरेबल वेरिएशंस जो हैं वो अकुमुलेट हो जाती हैं और नया स्पीसीज जो है वो बन जाता है। दैट्स ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को एक्सप्लेन किया था चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से। तो ओवर प्रोडक्शन इसमें आता है, स्पीसिएशन इसमें आता है, नेचुरल सिलेक्शन इसमें आता है, वेरिएशन आता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इसमें आता है। ओके, तो जीन बाप्टिसे डी लमार्क थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, यूज ऑफ डिसयूज का दिया, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर दिया। ठीक है, तो जो चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में वो अक्वायर्ड, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, जो चेंजेस आ जाते हैं ना उसका इनहेरिटेंस हो जाता है। तो ऑर्गन्स डेवलप विद यूसेज एंड जीन जनरेट विद यूसेज। तो जिराफ ने 9 लेग्स आ गई तो रीच हायर लीव्स, तो वो ट्रेड जो थे ऑफस्प्रिंग में पास किए। तो कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था इसका, लमार का। जैसे वाइसमैन ने टेल कटिंग एक्सपेरिमेंट किया, वो उसने थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। तो
आप देखोगे कि थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कि किस तरह से चेंजेस आते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, कैसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन मीन्स कैसे ओरिजिन होता है न्यू स्पीसीज का, एवोल्यूशनिज्म कैसे होती है, ग्रेजुअल चेंज कैसे आती है, किस तरह से सिंपल लाइफ जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्म में बन जाती है, यही तो है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन को देखें, अगर हम समझे अंडरस्टैंड करें तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब होता है कि एवोल्यूशन में आ जाना, स्पीसीज बन जाना, नए स्पीसीज का ओरिजिनेशन हो जाना और चेंजेस आ जाने लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और वो चेंजेस जो है वो ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट ट्रेट जो है वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में लमार्क ने बताया कि कैसे चेंजेस आ जाती हैं ऑर्गेनिज्म में। इन्होंने बताया कि यूज एंड डिसयूज का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, जो कैरेक्टर डेवलप होता है, जनरेट होता है ऑर्गेनिक, तो वो यूज करेंगे तो ऑर्गन डेवलप होगा, नहीं यूज करेंगे तो ऑर्गन बैनिश हो जाएगा। तो अगर चेंजेस आती हैं वो इनहेरिट हो जाती हैं। तो आप इसमें इन्होंने जिराफ की एग्जांपल दी थी, वाइस मैन ने टेल कटिंग एक्सपेरिमेंट किया और लमार्क की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया। उसके बाद डार्विन्स की थ्योरी आई, चार्ल्स डार्विन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक लिखी कि किस तरह से ओरिजिनेशन होता है स्पीसीज का। इन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन हो जाती है, फेवरेबल एडेप्टेशन, फेवरेबल वेरिएशंस को फेवर मिलता है, वेरिएशंस होती हैं ऑर्गेनिजम्स में। और क्या होता है कि जो है नेचुरल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, ओवर प्रोडक्शन इसमें रहती है, तो न्यू स्पीसीज का ओरिजिनेशन हो जाता है। सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ने नेचुरल सिलेक्शन को इंटीग्रेट किया और जेनेटिक्स को इंटीग्रेट किया और न्यू थ्योरीज दी। तो इसमें बड़े सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया इन्होंने। जेनेटिक रिकम्बिनेशन है, फिर जेनेटिक पूल है ना, जीन फ्रीक्वेंसी को जेनेटिक पूल कहते हैं। फिर इसमें बताया कि इन ब्रीडिंग की वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है, स्पीसीशन होती है। फिर इसमें आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया है कि कैसे स्पीसीशन लेके आते हैं आइसोलेशन। तो चेंजेस कैसे आती हैं ऑर्गेनिजम्स में, तो वो कैसे इवॉल्व करता है, सिंपल से कम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं, कैसे ओरिजिनेशन होता है नए स्पीसीज का, तो एक्सप्लेन किया था डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलर्स ने, एडमिनिस्ट्रेटर्स ने। तो हम इसमें इसी को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि चेंजेस कैसे आ जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, जनरेशन्स में। ओके तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कहने का मतलब है, तो कुछ जो थियोलॉजियंस थे, ऑल स्पीसीज जो थे वो गॉड ने क्रिएट किए हैं, कोई एवोल्यूशन नहीं है, कोई एक्सटिंक्शन नहीं है, कैटास्ट्रोफिज्म। ठीक है, तो हुआ क्या कि स्पीसीज क्रिएट हुए, कवियर ने कहा, और उसके बाद कैटास्ट्रोफ हुआ, वो डिस्ट्रॉय हो गए एक्सटिंक्शन तो एक्सप्लेन किया, एवोल्यूशन को एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो कैटास्ट्रोफिज्म, कवियर, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, ठीक है, तो ये है। लमार्क की थ्योरी आती है ना, जीन बाप्टिस्टे डी लमार्क है। डार्विनियन थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओके, तो म्यूटेशन थ्योरी है, हेरिटेबल चेंजेस आ जाते हैं एवोल्यूशन में। तो न्यू डार्विनिज्म थ्योरी है, जूलियन हक्सले, अर्नेस्ट मायर, सीवर्ड राइट, आर ए फिशर, थियोडोसांस्की। तो जीन की म्यूटेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है। तो होता क्या है, जेनेट स्मॉल पॉपुलेशन में जेनेटिक चेंजेस आ जाती हैं, जीन फ्लो होता है माइग्रेशन से, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, जीन फ्लो है, जेनेटिक रिकम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन है, आइसोलेशन है, म्यूटेशन है। तो ये कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए, कब एवोल्यूशनरी टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन किया, अंडरस्टैंड किया। बड़े सारे इसमें थिंग्स आते हैं, अंडरस्टैंड करना पड़ता है, तभी आप जब एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर आप आंसर राइटिंग में क्या सुधार करना है
और क्वेश्चन आंसर में, पढ़ाई में और क्या सुधार करना है, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं। जब तक आपने सिलेबस को पढ़ा नहीं, अंडरस्टैंड नहीं किया, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किए, तब तक आप एडवांस नहीं हो सकते कि अब आगे मेरे को क्या करना है। जब तक आपको एक एक कॉन्सेप्ट का पता होगा, तब आप क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ेंगे, तब आप बताओगे, पता चलता है कि मेरे में क्या वीकनेसेस है, कैसे मैंने क्वेश्चंस आते हैं मेरे को, कैसे और कैसे इसमें वैल्यू एडिशन करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तभी वो आप कर पाते हो। हमारा काम है आपको सिलेबस को पढ़ाना, एक एक चीज बताना और आंसर राइटिंग में भी हेल्प करना। मैं आपको हेल्प भी करूंगा उसमें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप उसको जो है कर लीजिए, आप वीडियो आप वॉच कर लीजिए। तो ये हमने देखा कि कैसे ह्यूगो डी वरीज, जो बाल्सकी, हक्सले, मायर, मेरी एवोल्यूशन थ्योरीज हैं, बायोजेनेटिक वेरिएशंस है ना, MHR है, तो हैप्लोग्रुप्स HLA है। तो इससे पता चलता है कि हम आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी से जो स्पीसीज माइग्रेट हुए थे वहाँ इंडिया में भी आए थे। तो हमें जो है ब्लड ग्रुप्स, जहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म है ना, वो ए ब्लड ग्रुप आपको नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में प्रीडोमिनेंटली मिलेगा। है ना, तो आप देखोगे कि जीन्स, जेनेटिक वेरिएशंस आपको मिलती हैं, एक्सिकल सेल ट्रेट, थैलासीमिया, ये पढ़ चुके हैं हम, है ना। उसके बाद G6PD की डेफिशिएंसी जो है वो हम इसमें अंडरस्टैंड करी है, हमने देखी है। तो ये चीज़ों को जब आप क्या करते हो, आप रीडिंग करते हो, रिकॉल करते हो, रिप्रोड्यूस करते हो, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो साइमल्टेनियसली आपने रीडिंग करनी है, रिकॉल करना है, दो चीजें करोगे तो आपकी प्रेपरेशन जो है सही डायरेक्शन में जाएगी। आपको कंटेंट चाहिए ना, कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको क्वेश्चंस आंसर्स चाहिए ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो देखा जाए तो ये थ्योरीज है, डिस्कशंस है, इसमें अंडरस्टैंडिंग्स है ना, लमार्किज्म है, डार्विनिज्म है, म्यूटेशन है, सिंथेटिक थ्योरी है। तो आप देखोगे कि किस तरह से, तो ये एवोल्यूशनरी पाथवेज किस तरह से, अब एवोल्यूशन तो हुई ना, तो अब पाथ भी अलग अलग थे, अलग अलग स्पीसीज के एवोल्यूशनरी पाथ भी अलग अलग थे। तो हम जैसे पैरेललिज्म हुआ, कन्वर्जेंस हुआ, जैसे एडेप्टिव रेडिएशन हुआ, मोसाइक एवोल्यूशन पार्टिसिपेट किया। तो ये कॉप्स रूल, डोलोस रूल, ये सारे चीजें आपको एवोल्यूशनरी पैटर्न्स को एक्सप्लेन करते हैं। पाथ वे जो था एवोल्यूशन का, अलग अलग डिफरेंट पाथ वेज था एवोल्यूशन का, उसको ये अंडरस्टैंड करते हैं एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजीज एक्सप्लेन करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है, चेंजेस आती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ओके, तो नए फीचर्स आते हैं, ओल्ड फीचर्स जो है वो एक्सटेंड हो जाते हैं। तो अडेप्टिव रेडिएशन होता है, मोसाइक एवोल्यूशन भी रोल प्ले करता है ना। तो आप डॉप्स रूल भी चलता है, डोलोस रूल जो होता है वो भी प्ले करता है, कॉप्स रूल जो है, गॉस रूल है, compete करते हैं रिसोर्सेस के लिए, है ना। तो मार्किज्म की थ्योरी है। तो आप देखोगे कि किस तरह से फाइलोजेनेटिक स्टेटस को हमने पढ़ा, करेक्टरिस्टिक्स डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड किया, है ना। तो आप जब इन चीजों को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएंगी, ये बातें आपको समझ में आएंगी, आएंगी ही आएंगी। तो देखेंगे कि अगर हम चेंजेस क्या क्या आए, तो फॉरेस्ट एक्ट में आपको देखो याद करना है 1865,
1865 में फॉरेस्ट एक्ट आए, 1878 में फॉरेस्ट एक्ट आए, 1927 में फॉरेस्ट एक्ट आए। तो इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कर दी ट्राइबल्स की फॉरेस्ट में। तो फॉरेस्ट राइट, तो इससे क्या हुआ, तो कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ, रिवोल्ट्स हुआ, संथल रिबिलियन हुआ, बिरसा मुंडा मुंडा रिवॉल्ट, संथल रिवॉल्ट हुआ, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट्स आए थे 1878 में, 1865 में और 1927 में। एजुकेशन को, हेल्थ को, लिटरेसी को प्रमोट किया। कल्चर में चेंजेस आए, है ना, बहुत सारे पोस्ट इंडिपेंडेंस चेंजेस आई। कम्युनिटी ट्राइबल सब प्लान्स आए, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेटअप हुए, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट आया, ट्राइबल कोऑपरेटिव कॉरपोरेशंस कॉरपोरेशंस बनी, एजुकेशन का स्प्रेड हुआ, मीडिया का स्प्रेड हुआ, ट्रांसपोर्ट का सब्सटेंस हुआ। अब सब्सिस्टेंस इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी में आ गए। तो पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस हो गया उनमें, पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई। तो मूवमेंट्स थे, झारखंड मूवमेंट, छत्तीसगढ़ मूवमेंट, नागालैंड, मिजोरम, ये ऑटोनॉमी मूवमेंट्स हैं। तो अब हुआ क्या कि स्टेटहुड, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की बात होती है, तो सोशल लाइफ, रिचुअल्स लाइफ को इम्पैक्ट किया। ओके, डिस्प्लेसमेंट, माइनिंग इंडस्ट्रीज, डैम्स की वजह से हुई है डिस्प्लेसमेंट। तो एस्पेक्ट्स, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, लैंड लॉर्ड्स, ट्रेडर्स के द्वारा एक्सप्लोटेशन होती थी। पॉलिटिकल, तो रिबेल करते थे वो ब्रिटिश के। सोशल, डिसइंटीग्रेशन हुआ उनका सोशल ट्रेडिशनल जो सिस्टम था। कल्चरल, पॉलिसी अप्रोच थी। तो जीएस गुरे ने ही कहा था कि ट्राइब्स जो है वो बैकवर्ड हिंदूज हैं। तो एलपी विद्यार्थी ने सैक्रेड कॉम्प्लेक्स को अंडरस्टैंड किया, अपवर्ड सोशल मोबिलिटी को एक्सप्लेन किया एमएन श्रीनिवासन ने। तो सोशल चेंज जो है वो मल्टी डायमेंशनल है और अनइवन है, अनइवन सोशल चेंज आई है सोसाइटीज में। इकोनॉमिक चेंजेस हैं, कल्चरल चेंजेस हैं, सोशल चेंजेस हैं, पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई है। तो ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स आए हैं, करंट चेंजेस आई हैं। ओके, तो आप देखते हैं कि रिवॉल्ट्स जब हुए थे, फॉरेस्ट एक्ट्स जब आए थे, तो सोशल चेंज हुई कॉलोनियल पीरियड में और पोस्ट कॉलोनियल इंडिपेंडेंट एरिया में क्या क्या चेंजेस आए। तो 700 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं 2011 सेंसस के मुताबिक, 8.6% पॉपुलेशन है। तो आइसोलेशन में है, तो इनका इकोनॉमिक सिस्टम सबसिस्टेंस इकोनॉमी है, डिस्टिंक्ट कल्चरल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है। तो न्यू चेंज आया है ट्राइबल्स में, मार्केट्स, मिशनरीज, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इकोनॉमिक चेंजेस आए, लैंड एलिनेशन हुआ। ठीक है, तो एक्सप्लॉइटेशन हुई ट्रेडर्स के द्वारा, कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा, लैंड छीन ली गई, बॉन्डर लेवल में आ गए, मनी लैंडर्स, जिम्मेदार सेटलर्स ने इनको तंग किया। फॉरेस्ट पॉलिसी, इकोनॉमिक चेंजेस आई, फॉरेस्ट पॉलिसी चेंज हुई, पॉलिटिकल चेंजेस आए, मिशनरी एक्टिविटीज हुई, ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे, संथल रेबेलियन, मुंडा रेबेलियन, रंपा रेबेलियन। तो ये कारण क्या था इनका, अपनी ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करना रखना चाहते थे और कल्चर को प्रिजर्व करके ये रखना चाहते थे, इनकी यही डिमांड थी। तो इनके हकों से इनको वंचित किया गया, इनको
जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, डेवलपमेंट्स नाम पे इनको चूरन दिया गया। तो संथल रेबिलियन है, मुंडा अपराइजिंग है। तो आप देखोगे कल्चरल चेंजेस की बात क्या आई, तो जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी थी, पॉलिटिकल सिस्टम था, वो लॉस हुआ, है ना। तो डिसइंटीग्रेशन हुई, रेजिस्टेंस हुई। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में चेंजेस आए, तो कॉलोनियल पीरियड में चेंजेस आए, सोशल चेंजेस आए। तो ट्राइबल कास्ट कॉन्टिन्यूम, संस्कृताइजेशन, सैक्रेड कम्प्लेक्स, है ना, कल्चरल इकोलॉजी, एथनोग्राफिक बैरियर। एस सी दुबे जो हैं, इन्होंने स्टडी किया ट्राइबल सोसाइटीज में। अब जो है इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर में कास्ट ग्रुप्स भी हैं, ट्राइबल ग्रुप्स भी हैं। इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर, ट्राइब्स और कास्ट स्टडीज में क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, क्या कंट्रीब्यूशन किया। ठीक है, तो अब देखा जाए कि जो डैनियल एल्विन ने ट्राइबल्स की स्टडी की, द बैगा, the Gonds, the Bondo, the Muria and their Gotul, the philosophy of the Nifa, NEFA, the Baika, Gotul and the Muria and their Gotul, the Baika, philosophy of the Nifa। तो इन्होंने कहा कि ट्राइबल की ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करके रखना है। जीएस गुरु ने बुक लिखी द अबोरिजिन्स। तो ट्राइबल्स जो हैं बैकवर्ड हिंदूज हैं, इन्होंने भी ट्राइबल्स की स्टडी की, वेरियन एल्विन ने भी ट्राइबल्स की स्टडी की, एनके बॉस ने भी ट्राइबल्स की स्टडी की। हिंदू नाइजेशन ऑफ ट्राइब्स हो रहा है ना, द हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल एडॉप्शन, एनके बॉस, जीएस गुरे, वेरियन एल्विन, डीएन मजूमदार ने फील्ड वर्क किया, है ना। रोड रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया बुक लिखी, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया। इन्होंने सेंट्रल इंडियन हिमालयन ट्राइब्स के बारे में स्टडी किया, हो, औरवान, थारूस। तो बुक लिखी। तो किस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया डीएन मजूमदार। एलपी विद्यार्थी ने सैक्रेड कम्प्लेक्स को स्टडी किया। एससी रॉय ने मुंडा ओरवान्स बिरहोर्स को स्टडी किया, द मुंडा एंड देयर कंट्री, द ओरवान्स ऑफ छोटा नागपुर, एससी रॉय ने। तो केस स्टडीज, कास्ट स्टडीज, जीएस गुरे ने कास्ट एंड रेस इन इंडिया स्टडी की। एमएन श्रीनिवासन ने कास्ट पेपर को स्टडी किया, है ना। एनके बॉस ने कास्ट पेपर को स्टडी किया। एराबटी कार्बे ने स्टडी की, ठीक है। अस्सी दुबे ने स्टडी किया इंडियन विलेज। तो कास्ट और एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी में अस्सी दुबे हैं, वेरियन एल्विन है, एमन श्रीनिवासन है। फिर जो डिफरेंट जो ऑथर्स थे, स्कॉलर्स थे, इन्होंने स्टडी किया द मुंडा एंड देयर गोट कंट्री, इन्होंने स्टडी की। द उर्वान्स ऑफ छोटा नागपुर इन्होंने स्टडी की। तो इन्होंने जो है स्टडीज की मुंडास, ओरवान्स एंड बिरहोर्स इन छोटा नागपुर स्टडी की। देखा जाए तो ये स्टडी की थी एम एस सी रॉय ने। ट्राइबल एथनोग्राफी के पायनियर थे अस्सी रॉय। मुंडा, ओरवान, बिरहोर्स, द मुंडास एंड देयर कंट्री, द ओरवान्स ऑफ छोटा नागपुर। तो जीएस गुरे ने कास्ट एंड रेस इन इंडिया लिखा। एमएन श्रीनिवासन ने कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया पढ़ा। जीएस गुरे ने कास्ट एंड रेस इन इंडिया। फिर जो थे कास्ट जो है इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मेजर फोकस रहा। उन्होंने कहा कि ये सोशल सिस्टम भी है, कल्चरल सिस्टम भी है। जीएस गुरे ने कहा कि तो कास्ट एंड रेस इन इंडिया, इस पे स्टडी किया। एमएन श्रीनिवासन ने स्टडी किया कास्ट को। जीएस गुरे ने किया, एंड्री बेटली ने किया, एनके बॉस ने किया। ठीक है, तो
इरावटी कार्वे ने भी स्टडी की। तो एस.सी. दुबे ने इंडियन विलेजेस की स्टडी की। इरावटी कार्वे है, फिर डी.एन. मजुमदार हैं, जी.एस. गुरे हैं, एम.एन. श्रीनिवासन है, एंड्री बटाले हैं, एन.के. बोस हैं, एस.सी. दुबे हैं, देन एल.पी. विद्यार्थी हैं, एस.सी. रॉय हैं, डी.एन. मजुमदार हैं, एन.के. बोस हैं। तो ट्राइबल स्टडीज भी की इन्होंने, और जो थी ट्राइबल स्टडीज भी थी और कास्ट स्टडीज भी थी। तो 5-6 आपने बताने हैं, ठीक है। तो ओके, तो अब इन्होंने, हम तो एंथ्रोपोलॉजी जो है मॉडर्नाइजेशन को भी स्टडी करती है, कास्ट को भी स्टडी करती है, ट्राइबल डेवलपमेंट और डिस्प्लेसमेंट को भी स्टडी करती है, जेंडर ग्लोबलाइजेशन और मार्जिनलाइजेशन को भी स्टडी करती है, डेवलपिंग प्लानिंग रिसर्च, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। तो इंडिया का जो रिच कल्चर है, सोशल फैब्रिक है, प्लूरल सोशल फैब्रिक है, उसको स्टडी किया है। अप्लाइड स्टडीज, तो ये क्या है, बेसिकली ट्राइब हो गया, कास्ट हो गया, ये एक डायनेमिक सिस्टम है, अडेप्टिव सिस्टम है। तो इसकी एक मॉडर्न इन्फ्लुएंस के साथ भी इवॉल्व कर रहे हैं। तो सोशल चेंज क्या आए ट्राइब्स में, कॉलोनियल में, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, वो आपने बताने हैं। तो उसके बाद आप देखोगे कि कंट्रीब्यूशन क्या था ट्राइबल्स का, है ना, जैसे द मूरिया एंड द मूरिया एंड द गोटुल, द फिलोसफी ऑफ नेफा, द भईगा, ये बुक लिखी थी बैरियर एल्विन ने। जीएस गुरे ने ट्राइब एंड कास्ट इन इंडिया बुक लिखी। तो इन्होंने कहा कि द अबोरिजिन्स सो कॉल्ड एंड द फ्यूचर। तो एन के बॉस ने हिंदुआइजेशन ऑफ ट्राइब्स कॉन्सेप्ट दिया। तो कल्चर चेंज हो रहा है, जो कल्चरेशन जो हो रहा है वो स्टडी किया, क्योंकि हिंदू नेशन ऑफ ट्राइब्स की स्टडी की एन के बॉस। डी एन मजूमदार ने सेंट्रल इंडियन ट्राइब्स को स्टडी किया, मालियन ट्राइब्स को स्टडी किया, रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया बुक लिखी, ट्राइबल डेवलपमेंट पे बुक लिखी। एलपी विद्यार्थी थे, तो सैक्रेड कम्प्लेक्स स्टडी किया, ट्राइबल लीडरशिप पे फोकस किया, बिरहोर ट्राइब को स्टडी किया, ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, द ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया एंड डी.एन. मजूमदार, द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, रेस एंड कास्ट इन इंडिया, द अबोरिजिन्स द सो कॉल्ड एंड देयर फ्यूचर, द ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, डी.एन. मजूमदार ने, द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, ये बुक लिखी थी एलपी विद्यार्थी ने। तो आपको मल्टीपल रिविजन्स करनी होगी, तभी आपको ऑथर्स के नाम याद होंगे, तभी आप अपने आंसर्स में स्कॉलर्स को, थिंकर्स को, उनके उनकी स्टडीज को कोड कर सकते हो, तभी आपका आंसर जो है वो ऑप्शनल आंसर लगेगा, एक स्कोरिंग आंसर लगेगा। तो एस.सी. रॉय ने भी काफ़ी स्टडी की, ओरवान्स, मुंडा, ओरवान्स ऑफ छोटा नागपुर, द मुंडा एंड द कंट्री, और एस.सी. रॉय इथनोग्राफी की स्टडी की। तो एस.सी. रॉय, एल.पी. विद्यार्थी, डी.एन. मजूमदार, ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, एल.पी. विद्यार्थी, बिरहोर कम्युनिटी, ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया बुक लिखी, सैक्रेड कम्प्लेक्स बुक लिखी। तो ये डी.एन. मजूमदार ने काम किया, एन.के. बॉस ने काम किया, जीएस गुरे ने काम किया, बैरियर एल्विन ने काम किया ट्राइबल स्टडीज में। तो अब इन्होंने जो ट्राइबल कम्युनिटीज की लाइफ को स्टडी किया, कल्चर को स्टडी किया, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया। तो यही तो थे लोग जिन्होंने जीएस गुरे, एलपी विद्यार्थी, बैरियर एल्विन, है ना, तो जीएस गुरे, निर्मल के बोस, एन के बोस हैं, डीएन मजुमदार हैं, एलपी विद्यार्थी हैं, एससी रॉय हैं। अब कास्ट स्टडीज में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या सिस्टम्स हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कवरी स्टडी की थी। जैसे जीएस गुरे ने कास्ट एंड रेस इन इंडिया वो बुक लिखी। ओके, तो एम एन श्रीनिवासन है,
उन्होंने स्टडी की एम एन श्रीनिवासन, जी एस गुरे, एंड्री बेटली, एन के बॉस इधर भी आते हैं, इरावटी कार्वे है ना। फिर इरावटी कार्वे के बाद एस सी दुबे हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, छः लोग हैं जो कास्ट स्टडीज में जिन्होंने किया काम। आपने उनके नाम लिखने हैं, उनकी स्टडीज को कोड करना है तभी। तो ये देखते हैं कि बुक्स के नाम आप रट लीजिए, द ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, है ना, एलपी विद्यार्थी ने लिखी थी। कॉन्ट्रीब्यूटर्स बड़े हैं, याद करने हैं आपने। रेस, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, बताओ मेरे को ये किसने लिखी थी बुक? जी एस गुरे ने। एम एन श्रीनिवासन ने डोमिनेंट कास्ट संस्कृताइजेशन के ऊपर काम किया। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ इंडिया पढ़ा। इरावती कार्वे जो थे, तो इंडियन विलेजेस बुक थी, एस सी दुबे ने लिखी। कास्ट के ऊपर स्टडी किया। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे, इन्होंने इनके ऊपर अंडरस्टैंडिंग करी, वर्क थे इनके। ओके, तो इनको जब हम स्टडी करेंगे तो आपको चीज़ों को पता चलेगा। ओके, तो आपने लिखना आपको पता होना चाहिए। ओके, ब्रीफ कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने रोल प्ले किया है, वरियर एल्विन हो गए, जीएस गुरे हो गए। जीएस गुरे ने ट्राइब्स एंड कास्ट के ऊपर वर्क किया है। तो वेरियर एल्विन ने गॉन्स, बेगा, बोंडो ट्राइब्स के ऊपर स्टडी किया है। डीएन मजून थारू हो और वान के ऊपर स्टडी किया है। एस सी रॉय ने मुंडा और वान बिरहोर के ऊपर स्टडी किया है। जीएस गुरे ने कास्ट एंड रेस इन इंडिया स्टडी की है। इनके बॉस इरावटी कार्वे ने किनशिप रीजनल पैटर्न स्टडी किए हैं। तो क्या कास्ट में कम्प्लेक्सिटी है, क्या सोशल चेंजेस हैं, ट्राइबल में कितनी डाइवर्सिटी है, तो ये डेवलपमेंटल पॉलिसी को ये इन्फ्लुएंस करती है। हमारी जो एकेडमिक इंक्वायरी है उसको शेप करती है। तो आप देखते हो जब कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जीएस गुरे का द मुंडा एंड देयर कंट्री, द ओरवान्स ऑफ छोटा नागपुर, एस सी रॉय, द ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, डीएन मजूमदार है, एलपी विद्यार्थी है, एमएन श्रीनिवासन है। तो जब आप रिपीटेडली किसी चीज को पढ़ते हैं तो चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आती हैं। तो यही मेरा फोकस है, मकसद है आपको चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में आपके सामने प्रेजेंट करना।
तो चाहे डीएन मजूमदार है, उन्होंने थारूस के ऊपर, हो के ऊपर और वांस के ऊपर स्टडी की। तो रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया बुक लिखी और द ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया बुक लिखी। ओके, तो सैक्रेड कम्प्लेक्स तो पता ही है आपको। ट्राइबल कल्चर ऑफ इंडिया, एलपी विद्यार्थी ने बुक लिखी। द ट्राइबल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, रेसेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, द हिंदू मेथड ऑफ ट्राइबल absorption, the aborigines, the Bega, the Muria and their Gotul, philosophy of Nifa, Barin Alvinthi, S.C. Roy, Orwans of Chota Nagpur, the Mundas and their country। तो ये काम था कास्ट एंड रेस इन इंडिया, जीएस गुरे का काम था। ओके गाइस, तो ये मेरा मकसद था आपको समझाने का, अंडरस्टैंड कराने का गाइस। इसी तरह से मैं वीडियोस बनाता रहूँगा और आपके सामने मैं प्रेजेंट करता रहूँगा। आपको बस चैनल को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। ओके गाइस, तो बाय बाय, टेक केयर।